Hello everyone, welcome to commerce.com channel. How are you all? Hope you all are doing good. So let's start our lecture. In this lecture we are going to discuss about meaning of commerce, function of commerce, trade, types of trade, auxiliaries to trade, meaning of business risk, nature of business risk. इससे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि बिज़नेस होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ओके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है. तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे. और हमने यहाँ पढ़ा था कि ट्रेड क्या होता है हमारा, इंडस्ट्रीज़ कितने टाइप की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, एनालिटिक क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, सब हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं. उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कॉमर्स. Commerce refers to all those activities which are concerned with the transfer of goods and services from the producers to the consumer. कॉमर्स का मतलब होता है एक सारी एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफ़र करते हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक. इट इम्प्रेसेस ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कॉमर्स का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी जो हम अपने गुड्स को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में. कॉमर्स का मतलब होता है एक तरीके से मार्केट, एक तरीके से प्लेटफॉर्म जो कि प्रोवाइड करता है हमें अपने गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. कॉमर्स के कुछ फंक्शन होते हैं. रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन थ्रू ट्रेड, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, हिंड्रेंस ऑफ टाइम थ्रू वेयर हाउसिंग, hindrance of risk through insurance, hindrance of finance through banking and finance, hindrance of information through advertising. अब क्या होता है, पर्सन जो है वो ट्रेड से जुड़ा हुआ है, प्लेस ट्रांसपोर्टेशन से, टाइम वेयर हाउसिंग से, हमें कहाँ पर कितने टाइम के लिए अपने गुड्स को स्टोर करके रखना है, रिस्क इंश्योरेंस करवाते हैं हम रिस्क के लिए, फाइनेंस हम बैंक और फाइनेंस से करवाते हैं, और इन्फॉर्मेशन हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू कह देते हैं. इट मीन्स हम अपने गुड्स को किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं अपने मार्केट के अंदर, किस प्लेटफॉर्म पर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं. अब हम फंक्शन ऑफ कॉमर्स को ब्रीफली पढ़ते हैं. पहला था हमारा रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ अ पर्सन बाय मार्किंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स थ्रू ट्रेड. हम ट्रेड के थ्रू पता कर सकते हैं कंज्यूमर्स को कौन कौन से गुड्स चाहिए. ठीक है, इस तरीके से हम प्रॉब्लम रिमूव कर सकते हैं एक पर्सन की. ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट फॉर सेल. जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारी प्रॉब्लम को दूर करता है. किसकी प्रॉब्लम को? प्लेस की प्रॉब्लम को. क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा अच्छा होगा तो हम कोई भी गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस आसानी तक हम पहुंचा सकते हैं. तीसरा है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़ रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम. हम गुड्स को आराम से एक जगह पर स्टोर कर सकते हैं, वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं. ये हमारी टाइम की प्रॉब्लम को दूर करता है. बाय फैसिलिटेटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. हम एक स्टॉक में गुड्स को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं. जब उस गुड्स की ज़रूरत होती है तब उसे हम क्या कर लेते हैं, मार्केट में फ्लो कर देते हैं. मार्केट में बेचने के लिए हम आराम से भेज देते हैं. तो स्टॉक करके हम उस गुड्स का रखते हैं. तो इससे क्या होता है, आराम से हमारी जो टाइम की प्रॉब्लम होती है वो शॉर्टेज होने से बच जाती है. वो कैसे, आप एक बात बताइए, अगर आपको एकदम से 1000 प्रोडक्ट की डिमांड आई मार्केट से, तो इतनी जल्दी कोई कंपनी एक दिन में बना तो सकती नहीं, लेकिन हाँ अगर उसके पास स्टॉक है तो वो उस प्रोडक्ट को आराम से वहाँ दे सकती है. तो इस वजह से वो टाइम की प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉर्ट आउट करता है. फोर्थ, इंश्योरेंस रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स ड्यू टू थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट्स. इंश्योरेंस रिस्क की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. अगर हम पहले से इंश्योरेंस करवा लेते, सपोज हमारी फैक्ट्री में आग लगी और हमने इंश्योरेंस करा रखा है, तो हमें उसका क्लेम मिल जाता है. इसीलिए हर एक बिजनेसमैन अपने ये सारे के सारे फंक्शंस कॉमर्स की ज़रूर करता है. बैंकिंग रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस बाय प्रोवाइडिंग फंड्स टू अ बिजनेसमैन फॉर एक्वायरिंग असेट्स, परचेजिंग रॉ मटेरियल्स एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस. जो बैंक होता है वो बिजनेसमैन की फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करता है. कैसे? ऑब्वियसली बात है, बिजनेसमैन को अगर अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसे पैसा चाहिए, तो वो पैसा एक तरीके से बैंक से लोन के थ्रू ले सकता है, जिससे कि क्या होता है, जो बिजनेसमैन है आराम से अपना रॉ मटेरियल असेट्स परचेज कर सकता है और अपनी सारे के सारे एक्सपेंसेस को पूरा कर सकता है.
Advertising removes hindrance of information by informing consumers about the goods and services available in the market. अब देखो, एडवर्टाइजिंग हमारी इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है. कैसे? ऐसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए. आप रोज़ टेलीविज़न पर देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट बार बार, चाहे आप वो क्रीम का ले लीजिए, चाहे आप किसी जूस का ले लीजिए. रियल जूस है. अब आपको पता है कि रियल जूस में आपको एडवर्टाइजमेंट में बता रहा है कि उसमें इतने फ्रूट्स का 8 फ्रूट्स का मिक्सचर है, उसमें इतनी क्वांटिटी ये है, इतनी क्वालिटी का ये है. तो आपको उससे क्या पता है, एग्जैक्ट उस गुड्स के बारे में पता पड़ता है. तो आप दूसरों की बातों में आने से बेटर है कि आप उस एडवर्टाइजमेंट को देकर उस गुड्स के बारे में समझ जाते हैं. तो इस तरीके से आप मार्केट के अंदर अपने गुड्स और सर्विसेज की अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट. अब कॉमर्स जो है वो 2 टाइप की एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है. पहला होता है ट्रेड. इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. ट्रेड मीन्स होता है व्यापार. ओके, तो इट मीन्स जो बिजनेसमैन होता है वो अपने गुड्स और सर्विसेज को करता है, बेचता है और ख़रीदता है. किसके ऑब्जेक्टिव से? कि वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके. इट इज़ क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला इंटरनल ट्रेड. इट टेक्स प्लेस विद इन अ कंट्री. इंटरनल ट्रेड इज़ क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है कंट्री के अंदर होने वाला जो भी व्यापार होता है, जो भी ट्रेड होता है सिर्फ कंट्री की बाउंड्री के. इट मीन्स ऐसा ट्रेड जो हमारी विद इन बाउंड्री किया जाए उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं. इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ, उसके बारे से पढ़ेंगे एग्जाम्पल से. जब कोई सामान एक जगह पे बल्क में स्टोर हो और जो प्रोड्यूसर है उसे बेचे एकदम से, वो होता है होलसेल. लाइक सपोज मेरा गोडाउन है किसका? बैंगल्स का, चूड़ियों का. अब मैं क्या हूँ? मैं एक होलसेलर हूँ. मैं वो चूड़ियों को रिटेलर्स को बेचती हूँ. छोटे छोटे इकट्ठा अपना माल मैंने दे दिया रिटेलर को. तो ये होलसेल माने एक ऐसा बड़ा मार्केट जो एक लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स को अपने पास रखे और उसे बेचे. इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़. अ होलसेलर बाय गुड्स एंड लार्ज क्वांटिटीज़ फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड सेल देम टू अदर डीलर्स. होलसेलर क्या होता है? गुड्स को एक लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से परचेज करता है और उसी गुड्स को फिर सेलर को बेचता है. ठीक है. अदर डीलर्स, जो उसके डीलर्स होते हैं उन्हें बेचता है. ही सर्व्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर. एक तरीके से होलसेलर प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में एज अ मीडिएटर काम करता है. रिटेल ट्रेड क्या होता है? रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज एंड सेलिंग दैम टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. अब रिटेलर क्या करता है? रिटेलर होलसेलर से वो प्रोडक्ट खरीदता है छोटी छोटी क्वांटिटी में और उसी प्रोडक्ट को मार्केट में हमें बेचता है. तो अब एक तरीके से रिटेलर क्या कर रहा है? कंज्यूमर और होलसेलर के बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है. इट मीन्स क्या हुआ? इट मीन्स ये हुआ कि प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर और एक कंज्यूमर, ये आपस में सारे के सारे जुड़े हुए हैं. ओके. नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड. ये क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है ऐसा व्यापार जो हमारी कंट्री के बाहर किया जाता है, आउटसाइड बाउंड्री किया जाता है. ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज. एक्सटर्नल ट्रेड कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. पहला होता है इम्पोर्ट ट्रेड. इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है? गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्टेड. सपोज हम कोई भी गुड्स अनदर कंट्री से परचेज करते हैं और उसे हम मंगाते हैं तो वो हमारे इम्पोर्ट कहलाते हैं. इम्पोर्ट मीन्स होता है आयात करना. आयात मीन्स आना. इम माने आना, पोर्ट माने मंगाना. इम्पोर्ट ट्रेड. ओके. एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है? जब हमारी कंट्री से कोई भी गुड्स और सर्विसेज जब हम दूसरी कंट्री को बेचते हैं, सेल करते हैं, तो वो हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाता है. एंटरपोर्ट क्या होता है? वे गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज. जब हम एक कंट्री से कुछ गुड्स परचेज करा और दूसरी कंट्री में वो गुड बेच दिया. इट मीन्स हम यहाँ पर एक तरीके से होलसेलर का काम कर रहे हैं. हमने प्रोड्यूसर से गुड परचेज किया और दूसरी कंट्री कंज्यूमर्स को, रिटेलर्स को बेच दिया. तो ऐसे उसको क्या बोलते हैं? एंटरपोर्ट. फॉर एग्जांपल, हमने अमेरिका से कुछ गुड्स परचेज किया और नेपाल में बेच दिया. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है? All those activities which help in removing various hindrances which arise in connection with the production and distribution of goods are called auxiliaries to trade. It means ऐसी सारी की सारी एक्टिविटी जो कि इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन
और कंजम्पशन के बीच में जो भी प्रॉब्लम आती है बीच के, वो सबको जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हमें कैसे करना है, इन सबकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसे हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं. एंड ओवरव्यू ऑफ दीज एक्टिविटीज इन गिवन बिलो. पहला है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस एट वन प्लेस वेयर एज दिस आर डिमांडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इट मीन्स हमने एक गुड्स को अपनी कंट्री में क्या किया, प्रोडक्शन किया, प्रोड्यूस किया, बनाया, और फिर उसकी डिमांड पूरी अदर कंट्रीज़ में भी है. तो द ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय द ट्रांसपोर्ट. तो ये क्या हुआ, उसने प्लेस की प्रॉब्लम को ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या करा, दूर करा. अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सर्विस. ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्विस कहलाती है. इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड ट्रेडर्स. ये क्या करती है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और ट्रेडर के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में भी हेल्प करती है. द कॉमन कम्युनिकेशन सर्विसेज आर पोस्टल सर्विस, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, etc. अब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में बातें होनी है तो वो किसके थ्रू, अपनी आइदर आप मेल के थ्रू अपनी कंप्लेंट डालिए, अपना डिमांड दीजिए, या आप कॉल के थ्रू या फैक्स के थ्रू. तो ये सारी के सारे कम्युनिकेशन है. नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस. बिजनेस नीड्स फंड्स फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, परचेजिंग रॉ मटेरियल्स एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस. बिजनेस क्या होता है, बिजनेस को ज़रूरत होती है किसके लिए, एसेट्स को परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए. तो बिजनेसमैन को अपना बिजनेस रन करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है. अब वो पैसा कहाँ से लेता है, बैंक से. ओके, तो बैंक क्या होता है, इनडायरेक्टली बिजनेसमैन को हेल्प करता है, फंड प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन को ताकि वो अपना बिजनेस अच्छे से रन कर सके. इंश्योरेंस. It provides a cover against the loss of goods in the process of transit, storage, theft, fire and other natural calamities. हर एक बिजनेसमैन, हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है, अपना इंश्योरेंस करवाता है. क्यों, सपोज उसकी इंडस्ट्री में चोरी हो गई तो इंश्योरेंस करवाने से उसे क्लेम मिल जाएगा जिससे कि वो बच जाएगा. तो वो अपना क्या करता है, लॉस बियरिंग रिस्क को थोड़ा सा कम करने के लिए इंश्योरेंस करवाता है. और जो इंश्योरेंस होता है वो एक तरीके से बिजनेसमैन को हेल्प करता है कि कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए तो वो उसको कवर अप कर सके. वेयर हाउसिंग. देयर इज जनरली अ टाइम लैग बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स. दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय स्टोरिंग द गुड्स इन वेयर हाउसेज फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम दे आर डिमांडेड बाय कस्टमर. वेयर हाउसिंग क्या होता है, वेयर हाउसिंग माने होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हम सामान को स्टोर कर सके, लाइक कोल्ड स्टोरेज हो गया आपका. ओके, इट मीन्स प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन के बीच में जो टाइम डिफरेंस होता है, जितनी सपोज प्रोडक्शन मैंने करा 1000 यूनिट का, डिमांड आई 200 यूनिट की, अब बाकी की 800 यूनिट कहाँ हम स्टोर करके रखेंगे. तो इस चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया, वेयर हाउसिंग ने. एडवर्टाइजिंग मैंने आपको बताया था, एडवर्टाइजिंग ब्रिंग्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द नॉलेज टू ऑफ पर्सपेक्टिव बायर्स. एडवर्टाइजिंग क्या होती है, बायर्स के बीच में प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करती है. इट इज़ थ्रू एडवर्टाइजिंग दैट द कस्टमर्स कम टू नो अबाउट द न्यू प्रोडक्ट ऑफ एंड देयर यूटिलिटी. एडवर्टाइजिंग के थ्रू कंज्यूमर को पता पड़ता है कि मार्केट में कौन सा न्यू प्रोडक्ट आया है. अब बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. बिजनेस रिस्क का मतलब होता है भाई बिजनेस करोगे तो रिस्क होगा, बिजनेस में जो होने वाला रिस्क होता है वही बिजनेस रिस्क कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंसेज ऑफ कंज्यूमर और इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन etc. सपोज क्या हुआ, मैंने अभी एट द टाइम मैंने बोला कि लीची के जूस की बहुत डिमांड है, मैंने बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्शन कर दिया. एकदम से क्या हुआ, मार्केट के अंदर कोई न्यू जूस आ गया, लाइक मैंगो शेक आ गया, मैंगो जूस आ गया. अब क्या हुआ, कंज्यूमर ने डिमांड करना चालू कर दी मैंगो जूस की, और लीची के जूस की क्या होगी, डिमांड डिक्लाइन होने लगी, कम होने लगा. तो इस तरीके से क्या हुआ, बिजनेसमैन को क्या हुआ, प्रोडक्शन करने वाले को, प्रोड्यूसर को क्या हुआ, लॉस हुआ. तो इस तरीके से क्या होता है, जो रिस्क होता है बिजनेस का उसी को हम बिजनेस रिस्क कहलाते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क. पहला होता है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर क्रिएट अनसर्टेनिटीज इन बिजनेस. क्योंकि हमें नहीं पता है कि आगे चल के क्या होने वाला है. ठीक है, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, ना मैंने, ना आपने, ना बिजनेसमैन ने, ना प्रोड्यूसर ने, ना कंज्यूमर ने, किसी ने नहीं देखा है. इसीलिए हम अनसर्टेनिटीज़ के ऊपर डिपेंड होकर बिजनेस करते हैं, वहीं से हमारा रिस्क चालू होता है. इट मे बी ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़. ये किसकी वजह से, तो नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह, चेंज इन डिमांड एंड प्राइसेस. सपोज डिमांड चेंज हो गई,
प्राइस चेंज हो गई, स्ट्राइक हो गई, तो ये सारे के सारे बिजनेस के एलिमेंट होते हैं। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क क्या है? हर एक बिजनेसमैन का एक एसेंशियल पार्ट है उसकी लाइफ का। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको रिस्क झेलना पड़ेगा, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो इसीलिए हमेशा जो बिजनेसमैन होते हैं वो रेडी होते हैं रिस्क को बियर करने के लिए। ओके, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क में वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई रिस्क ना हो। वो बात अलग है कि जो अमाउंट होता है रिस्क का वो किसी बिजनेस में ज़्यादा होता है, किसी बिजनेस में कम होता है। रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। रिस्क को हम कम कर सकते हैं लेकिन रिस्क को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। कुछ आपको बात समझ में है कि नहीं? हर बिजनेस में हमने, चलो मैंने इंश्योरेंस करवा लिया, मैंने अपना रिस्क कम कर लिया कि चलो अब सपोज आग लग गई मेरी इंडस्ट्री में, कुछ हो गया तो मेरा इंश्योरेंस है। लेकिन मैं क्या ये कह सकती हूँ कि नहीं आग लगेगी ही नहीं? ऐसा तो कुछ मेरे पास है नहीं, क्योंकि हम एलिमिनेट रिस्क को नहीं कर सकते हैं। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस उतना ही ज़्यादा रिस्क। लेवल ऑफ रिस्क इज लोअर फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस वाइल इट इज़ हायर फॉर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली बात है, अगर स्मॉल स्केल बिजनेस है तो आपको कम रिस्क होगा, आपका अगर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन तो ज़्यादा रिस्क होगा। प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। जो प्रॉफिट होता है वो रिस्क का ही रिवॉर्ड होता है। आप जितना हायर रिस्क बियर करोगे उतना ही आपको हायर प्रॉफिट होगा। हायर रिस्क हायर प्रॉफिट, लोअर रिस्क लो प्रॉफिट। A business gets profit as return for undertaking risk. Greater the risk involved in a business, higher is the chance of profit. जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा आपको प्रॉफिट का चांस होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा सब कुछ समझ में आया होगा। इसके आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।